आज से लगभग 50 मिलियन साल पहले की दुनिया की कल्पना कीजिए। यह वह समय था जब धरती पर डायनासोरों का राज खत्म हुए ज्यादा समय नहीं बीता था। उस दौर में जिसे आज हम भारत कहते हैं, वह एशिया का हिस्सा नहीं था। यह एक विशाल जमीनी टुकड़ा था जो अपने मूल परिवार गोंडवाना लैंड, अफ्रीका, अंटार्कटिका से अलग होकर हिंद महासागर में तैर रहा था। लाखों सालों तक भारत एक विशाल जहाज की तरह उत्तर दिशा की ओर बढ़ता रहा। इसके और एशिया के बीच एक विशाल समंदर था, टेथिस सागर। लेकिन धरती की गहराई में मैग्मा की अदृश्य ताकतें इसे प्रतिवर्ष कुछ सेंटीमीटर की गति से धकेल रही थीं। फिर वह क्षण आया जिसने दुनिया का नक्शा बदल दिया। भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से जा टकराई। यह टकराव इतना भीषण था कि बीच का समंदर गायब हो गया और धरती का सीना फटने लगा। चट्टानें टूटने के बजाय ऊपर की ओर मुड़ने लगीं और जन्म हुआ हिमालय का। हिमालय केवल पहाड़ों की एक श्रृंखला नहीं थी, यह भारत के लिए जीवन का वरदान साबित हुई। इसने उत्तर से आने वाली बर्फीली हवाओं को रोका और दक्षिण से आने वाली मानसूनी हवाओं को पकड़ लिया। नतीजा, भारत की प्यासी जमीन पर मानसून की पहली बारिश हुई। हिमालय की बर्फ पिघली और गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र जैसी महान नदियां इस धरती को सींचने लगीं। देखते ही देखते लाखों सालों की उथल पुथल के बाद भारत एक स्वर्ग बन चुका था। यहां घने जंगल थे, मीठा पानी था, और फल फूलों की भरमार थी। स्टेज पूरी तरह सज चुका था, बस इंतजार था इसके असली मालिकों का। इंसानों के आने से पहले भारत पर उन जीवों का राज था जिन्हें आज हम जॉइंट्स या दानव कह सकते हैं। अगर आप उस समय के भारत के जंगलों में कदम रखते तो आपका सामना आज के छोटे जानवरों से नहीं होता। वहां स्टेगोडॉन नाम के विशालकाय हाथी घूमते थे। इनके दांत 10 फीट लंबे होते थे और इनकी ऊंचाई आज के हाथियों से 2 गुनी थी। नदियों में हेक्साप्रोटोडॉन तैरते थे, जो दरियाई घोड़े जैसा जीव था, लेकिन उसका आकार किसी बड़े ट्रक जितना था। इसके जबड़े इतने मजबूत थे कि यह पत्थर को भी चबा सकता था। उस दौर का भारत एक हिंसक और चुनौतीपूर्ण जगह थी। यहां केवल वही जीवित रह सकता था जिसके पास या तो अपार शक्ति हो या फिर असाधारण बुद्धि। करीब 15 से 20 लाख साल पहले अफ्रीका की धरती पर एक नई प्रजाति उभरी, होमो इरेक्टस। यही वह पहला जीव था जिसने पूरी तरह से 2 पैरों पर खड़ा होकर चलना सीखा। ये लोग घुमंतू थे और भोजन की तलाश में चलते चलते मध्य पूर्व से होते हुए भारत की दहलीज पर आ पहुंचे। 1982 में मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी हथनोरा में मिली एक खोपड़ी इस बात का प्रमाण है कि नर्मदा मानव ही भारत का पहला मानव पूर्वज था। इनके पास हमारी तरह परिष्कृत भाषा नहीं थी, लेकिन इनके पास एक क्रांतिकारी आविष्कार था, हैंड एक्स, पत्थर की कुल्हाड़ी। 74,000 साल पहले इंडोनेशिया के सुमात्रा में एक ऐसा धमाका हुआ जिसने पूरी पृथ्वी को हिला दिया। यह था टोबा सुपर वोल्केनो का विस्फोट। यह मानव इतिहास का सबसे बड़ा विनाशकारी विस्फोट था। इसकी आवाज 3000 किलोमीटर दूर भारत तक सुनाई दी होगी, लेकिन असली खतरा आवाज नहीं थी, बल्कि वह राख थी जो हवा के साथ उड़कर आ रही थी। कुछ ही दिनों में भारत का नीला आसमान गायब हो गया। दोपहर में रात जैसा अंधेरा छा गया। आसमान से बर्फ नहीं बल्कि गर्म राख, वोल्केनिक ऐश गिरने लगी। नदियों का पानी कीचड़ बन गया और पेड़ पौधे दम घुटने से मरने लगे। इसे विज्ञान की भाषा में वोल्केनिक विंटर कहा जाता है। इस आपदा ने भारत के पुराने मालिकों
होमो इरेक्टस को लगभग मिटा दिया। वे विशालकाय जानवरों का शिकार करने में तो माहिर थे, लेकिन इस बदलते मौसम और भूख के खिलाफ लड़ने के लिए उनके पास पर्याप्त बुद्धि नहीं थी। उनकी ताकत ही उनकी कमजोरी बन गई। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, हर अंत एक नई शुरुआत लेकर आता है। इस विनाश की राख से ही हमारे प्रत्यक्ष पूर्वजों होमो सेपियंस के लिए रास्ता खुला। आज से लगभग 65,000 साल पहले आधुनिक मानव यानी होमो सेपियंस का एक छोटा समूह अफ्रीका से निकला। ये लोग कोई महान योद्धा नहीं थे, ये बस वो पिता और माताएं थीं जो अपने बच्चों के लिए भोजन और सुरक्षा की तलाश में थे। उन्होंने लाल सागर पार किया और अरब के तटों से होते हुए भारत की सीमा में प्रवेश किया। जब ये लोग भारत पहुंचे तो यहाँ की स्थिति बदल चुकी थी। टोबा की राख अब मिट्टी में मिल चुकी थी और उसने जमीन को पहले से कहीं ज्यादा उपजाऊ बना दिया था। भारत अब एक बार फिर हरा भरा हो चुका था, लेकिन भारत के जंगल अब भी खतरनाक थे। यहां खुले में सोने का मतलब था मौत को दावत देना। इंसान को एक किले की जरूरत थी और कुदरत ने उन्हें वह किला दिया भीमबेटका की गुफाओं के रूप में। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित ये गुफाएं केवल पत्थरों का ढेर नहीं थीं, ये इंसानियत का पहला स्थायी घर बनी। यहां पहली बार इंसान ने आग को अपना सबसे बड़ा रक्षक बनाया। आग की गर्मी ने लोगों को एक साथ बैठने, कहानियां साझा करने और एक समाज बनाने के लिए प्रेरित किया। समय के साथ भारत का परिवेश बदला। बड़े और सुस्त जानवर खत्म हो गए और उनकी जगह तेज दौड़ने वाले हिरणों, खरगोशों और पक्षियों ने ले ली। पुराने भारी पत्थर के हथियार अब नाकाम साबित हो रहे थे। अब इंसान को जरूरत थी स्पीड और सटीकता की। यहीं से शुरू हुई माइक्रोलिथ्स की क्रांति। इंसान ने अब बड़े पत्थरों को तोड़कर उन्हें इंच भर के छोटे और ब्लेड जैसे तेज टुकड़ों में बदलना शुरू किया। पुरातत्वविदों को राजस्थान के बाघोर और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ में हजारों ऐसे सूक्ष्म हथियार मिले हैं। इन छोटे पत्थरों को लकड़ी की नोक पर लगाकर उन्होंने तीर कमान और भाले बनाए। यह उस युग की मिसाइल टेक्नोलॉजी थी। अब इंसान झाड़ियों में छिपकर मीलों दूर से शिकार कर सकता था। इसी दौरान महिलाओं ने जंगलों में घूमते हुए पौधों के चक्र को समझा। उन्होंने देखा कि कौन सा बीज जमीन में गिरने पर फिर से उगता है। यह वह बारीक अवलोकन था जिसने भविष्य में खेती की नींव रखी। जब पेट भर गया और सुरक्षा मिल गई तो इंसान के दिमाग ने ऊंचे स्तर पर सोचना शुरू किया। भीमबेटका की गुफाओं में बने हजारों चित्र इस बात के गवाह हैं। ये चित्र केवल सजावट नहीं थे, बल्कि यह इंसान की अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन की शुरुआत थी। उन्होंने दीवारों पर शिकार के दृश्य बनाए, नाचते हुए समूहों के चित्र बनाए। शायद वे मानते थे कि अगर वे दीवार पर शिकार को कैद कर लेंगे तो अगले दिन असल जिंदगी में भी शिकार आसान होगा। यह मैजिक और धर्म की पहली झलक थी। इसी समय इंसान ने मृत्यु के अर्थ को समझना शुरू किया। उत्तर प्रदेश के सराय नाहर राय और महादा में मिली कब्रें दिल दहला देने वाली हैं। उन्होंने अपने पूर्वजों को केवल जमीन में नहीं गाढ़ा, बल्कि उनके साथ उनके हथियार, गहने और भोजन भी रखा। यह इस विश्वास की पहली ईंट थी कि मौत अंत नहीं है, बल्कि एक दूसरी दुनिया का सफर है। यहीं से आत्मा और परलोक की अवधारणाएं जन्म लेने लगी। लगभग 10,000 साल पहले इंसान ने घुमंतू जीवन छोड़ने का फैसला किया। बलूचिस्तान के मेहरगढ़ में हमें भारत की पहली स्थायी बस्ती के सबूत मिलते हैं। यहाँ पहली बार गेहूं और जौ उगाए गए और भेड़ों बकरियों को पालतू बनाया गया। खेती ने इंसान को एक ही जगह रुकने पर मजबूर कर दिया। अब उसे शिकार के पीछे भागने की जरूरत नहीं थी। अनाज को स्टोर करने के लिए उसने मिट्टी के बर्तन बनाए। आबादी बढ़ने लगी, कबीले बड़े होने लगे और आपसी व्यापार शुरू हुआ। यही वह समय था जब समाज के नियम बनने शुरू हुए। लोग अब सिर्फ शिकारी नहीं, बल्कि किसान, कुम्हार और बुनकर बन चुके थे। आज से 5,000 साल पहले
जब बाकी दुनिया के लोग कबीलों में रह रहे थे, भारत की सिंधु नदी के तट पर दुनिया की सबसे आधुनिक सभ्यता जन्म ले चुकी थी। सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहर आज के किसी स्मार्ट सिटी से कम नहीं थे। इनकी विशेषताएं आपको हैरान कर देंगी। शहरी नियोजन, सड़कें एक दूसरे को ठीक 90 डिग्री राइट एंगल पर काटती थीं। ड्रेनेज सिस्टम, हर घर का अपना बाथरूम था और गंदा पानी निकालने के लिए ढकी हुई नालियां थीं। इनमें मैनहोल्स भी थे ताकि सफाई की जा सके। मानकीकरण, पूरी सभ्यता में चाहे वह हजारों मील दूर ही क्यों न हो, ईंटों का आकार एक ही अनुपात 4:2:1 में था। यह उनकी प्रशासनिक मजबूती को दर्शाता है। व्यापार, उनके संबंध मेसोपोटामिया, आज का इराक तक थे। उनकी मुहरें, सील्स वहां से मिली हैं, जो बताती हैं कि वे कुशल व्यापारी और नाविक थे। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार, द ग्रेट बाथ, प्राचीन इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है। इसे वाटरप्रूफ बनाने के लिए ईंटों के ऊपर नेचुरल बिटुमेन, प्राकृतिक डामर की परत चढ़ाई गई थी। इतिहासकार लंबे समय तक मानते रहे कि भारत में रथ और घोड़े बाहर से आए थे, लेकिन 2018 में उत्तर प्रदेश के सिनौली में हुई खुदाई ने दुनिया को हिला दिया। वहां जमीन के नीचे से 4000 साल पुराने तांबे के रथ, चैरियट्स मिले। ये रथ साधारण नहीं थे, इनमें तांबे की नक्काशी थी और इनके साथ एंटीना स्वॉर्ड्स, तलवारें और ढालें भी मिली। यह खोज उन दावों को मजबूती देती है कि भारत में महाभारत काल के दौरान रथों और योद्धाओं की एक समृद्ध परंपरा थी। यह सबूत हमें हमारे महाकाव्यों, रामायण और महाभारत की वास्तविकता के और करीब ले जाते हैं। 50 मिलियन साल पहले के उस अकेले जमीनी टुकड़े से लेकर आज के विकसित भारत तक, यह कहानी किसी चमत्कार से कम नहीं है। हम उन आदिमानवों के वंशज हैं जिन्होंने ज्वालामुखियों की राख को मात दी, जिन्होंने पत्थरों को तराश कर हथियार और कला बनाई और जिन्होंने दुनिया को जीरो से लेकर योग और दर्शन तक का ज्ञान दिया। दौड़ रहा है। भारत केवल एक देश नहीं, बल्कि मानवता की सबसे लंबी और गौरवशाली यात्रा है।